नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसा फैसला जो लाखों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दे। 1947 में कश्मीर के शासक के सामने बस यही एक फैसला था। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस एक चुनाव की जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर कश्मीर आज़ाद रहना चाहता था तो फिर वो भारत और पाकिस्तान के बीच पहले और सबसे कड़वे युद्ध का सेंटर कैसे बन गया? मतलब क्या हुआ था? चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1947 से। वो दौर जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा दोबारा से बनाया जा रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच में थी सैकड़ों रियासतें, जिनके सामने था एक, कह सकते हैं, नामुमकिन सा चुनाव। उस वक्त भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं और उनके लिए ये कोई मामूली सियासी फैसला नहीं था, ये तो उनके वजूद का सवाल था। देखिए, उनके सामने 3 रास्ते थे। पहला, भारत में शामिल हो जाओ। दूसरा, नए नए बने पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ। या फिर तीसरा, आज़ादी के एक बिल्कुल अनजाने रास्ते पर निकल पड़ो। और हाँ, हर रास्ते के अपने फायदे थे तो अपने खतरे भी। और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने चुना तीसरा रास्ता, आज़ादी। उनका सपना था कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाने का, जो अपने दोनों ताकतवर पड़ोसियों से बिल्कुल अलग रहे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और उनका ये सपना बहुत ही जल्द एक भयानक ख्वाब में बदलने वाला था। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही हिंसक मोड़ आता है। महाराजा के इस फैसले के कुछ ही महीने बाद कश्मीर पर एक ऐसा हमला होता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन गुलमर्ग, लेकिन साफ साफ कहें तो ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक बर्बर हमला था। हुआ ये कि पाकिस्तानी फौज की पूरी मदद से हजारों कबायली लड़ाकों को कश्मीर में उतार दिया गया और मिशन बिल्कुल सीधा और बेरहम था। जबरदस्ती ताकत के दम पर कश्मीर की वादी पर कब्जा कर लो। और ये सब कुछ हुआ बिजली की रफ्तार से। 22 अक्टूबर को हमलावरों ने मुजफ्फराबाद और डोमेल को रौंद डाला। फिर वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे और अपने पीछे छोड़ते गए सिर्फ तबाही का मंजर, लूटपाट, हिंसा। इन सब खबरों ने पूरी वादी में दहशत फैला दी थी और महाराजा की जो छोटी सी फौज थी वो इस सैलाब के सामने टिक ही नहीं पाई, बिखर गई। अब सोचिए, दुश्मन राजधानी श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ऐसे में महाराजा के पास ऑप्शंस लगभग खत्म हो चुके थे। और यहीं इसी पल में कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। तो हुआ ये कि जब हमलावर श्रीनगर के बिल्कुल बाहरी इलाकों तक पहुंच गए, महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार बेबसी में भारत से मदद मांगी। भारत का जवाब तो आया और बहुत तेजी से आया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि फौजी मदद तभी भेजी जाएगी जब कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन जाएगा। अब एक तरफ हमलावर थे, दूसरी तरफ बिखरती रियासत। महाराजा पूरी तरह से घिर चुके थे। उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तारीख थी 26 अक्टूबर 1947। ये वो तारीख है जो इतिहास की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। बस एक दस्तखत, कलम की एक हरकत ने कश्मीर की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो दस्तावेज था, इसे कहते हैं विलय पत्र या अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और कानूनी तौर पर इसी एक कागज ने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अटूट हिस्सा बना दिया। और बस इसी के साथ भारत को वो कानूनी हक मिल गया कि वो अपने इस इलाके की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज सके। और ये हक, जिसे इस्तेमाल करने में भारत ने एक पल की भी देर नहीं लगाई। तो विलय पत्र पर दस्तखत हो चुके थे। भारत ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। अब बारी थी भारतीय सेना के जवाब की। और जो हुआ वो इतिहास के सबसे साहसी एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में से एक था। सोचिए, दस्तखत होने के 24 घंटे के अंदर, यानी ठीक अगले दिन 27 अक्टूबर की सुबह, भारतीय सैनिक सीधे श्रीनगर में लैंड कर रहे थे। वो एक ऐसे शहर को बचाने आए थे जो बस गिरने ही वाला था। भारतीय सेना का आना सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, श्रीनगर को बचा लिया गया। इसके बाद बडगाम और बारामूला में जबरदस्त लड़ाइयां हुईं और हमलावरों के पैर उखाड़ दिए गए। और ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी। अगले 1 साल तक चले मुश्किल ऑपरेशंस में भारतीय जवानों ने पूंछ, राजौरी और लद्दाख जैसे बड़े इलाकों को भी सुरक्षित कर लिया। और देखिए, हर जंग की तरह इस जंग ने भी कई हीरो दिए और उन्हीं हीरोज में एक नाम सबसे ऊपर आता है, मेजर सोमनाथ शर्मा का। सोचिए, वो बुरी तरह जख्मी थे, उनके पास सैनिक भी बहुत कम थे। इसके बावजूद उनकी कंपनी ने बड़गांव में हमलावरों को घंटों तक रोके रखा, तब तक जब तक और मदद नहीं आ गई। उन्होंने श्रीनगर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इसी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया, जो देश का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। तो करीब 1 साल तक ये लड़ाई चली और अब युद्ध अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा था।
एक ऐसा दौर जहां फैसला अब जंग के मैदान पर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की टेबल पर होना था। 1 साल की जबरदस्त लड़ाई के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। हुआ ये कि और खून खराबा रोकने और एक परमानेंट सोल्यूशन खोजने की उम्मीद में उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पूरे मसले को लेकर चले गए यूनाइटेड नेशंस में। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। यूनाइटेड नेशंस के दखल के बाद आखिरकार दोनों तरफ की बंदूकें शांत हो गईं। 1 जनवरी 1949 इस दिन एक सीज़फायर यानी युद्ध विराम लागू हुआ और इसी के साथ पहला भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हो गया। और इसी युद्ध विराम के साथ जमीन पर एक नई लकीर खिंच गई, एक ऐसी लकीर जिसे आज हम सब नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के नाम से जानते हैं। असल में ये वो लाइन थी जहां लड़ाई रुकने के वक्त दोनों देशों की सेनाएं खड़ी थीं और यही लाइन कश्मीर को बांटने वाली एक असल सरहद बन गई। तो जब ये जंग रुकी तो जम्मू कश्मीर एक बंटा हुआ इलाका था। इसका करीब करीब 2/3 हिस्सा भारत के कंट्रोल में रहा और जो बाकी का 1/3 हिस्सा था उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। ये वही इलाका है जिसे आज भी भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या POK कहता है। तो कुल मिलाकर 1949 के उस सीज़फायर ने गोलियों की आवाज तो बंद कर दी, लेकिन कश्मीर के विवाद को हमेशा के लिए जिंदा छोड़ दिया। और यहां एक बड़ा सवाल उठता है, सोचने वाली बात है कि क्या इतिहास के उस मोड़ पर जो फैसले लिए गए उनका कोई और विकल्प भी था, और अगर होता तो आज कश्मीर की तस्वीर क्या होती।